डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था फोर्स एंड प्रेशर का, वो गलती से बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है आपका बहुत छोटा बन गया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 4, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं पूरा मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वाला वीडियो जो है आपका कट गया था बीच में, पता नहीं क्या उसमें इशू आया, वो कट गया। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, attraction or repulsion between object can also be seen as another pull or form of pull or push. Do you have to bring magnets in the contact for observing the force between them? A magnet can exert force on another magnet without being contact with a. The force exerted by a magnet is called example of an non-contact force. क्योंकि भैया जब आप दो मैग्नेट के साउथ पोल को एक साथ लाते हो तो उसमें आप टच तो ना करवा दो, मैग्नेट पहले से ही दूर जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें दो चीज़ों अपना आप ही हट रही हैं। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स जो है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन में, उसको भी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि भैया मैग्नेट उससे टच नहीं हो रहा है फोर्स करने के लिए, वो खुद जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट फोर्स के अंदर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी दैट व्हाट इज दिस फोर्स। टेक अ पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू द नियरली इनटू इक्वल पीसेस, ठीक है। उसके बाद सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट फ्री and with the sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of the suspended piece of straw with the sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free and suspend the straw. What do you observe? तो ये एक्टिविटी डियर स्टूडेंट आपके लिए है, ये आपको करनी है, ठीक है। इसमें आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो द स्ट्रॉ इज सेड टू बी एक्वायर्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट इज़ बीइंग रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। सच अ स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हुआ क्या, पहले एक्टिविटी को आप समझ लीजिए। इसमें आपने एक स्ट्रॉ लिया, ठीक है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ ले लो, उसको कट कर दो दो हाफ में। एक जो हाफ है, सस्पेंड वन ऑफ द पीसेज ऑफ द एज ऑफ द टेबल। आपको एक पीस है यहाँ पे एज ऑफ द टेबल में ऐसे सस्पेंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ अ थ्रेड नाउ होल्ड, तो आपको वो तो आप बात दोगे, ठीक है। उसके बाद नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद द शीट ऑफ पेपर। आपको उसको अपने हाथ में लेना है दूसरे वाले को, और उसको बिल्कुल शीट ऑफ पेपर के साथ रब करना है। ब्रिंग द रब्ड पेपर, जो आपका रब्ड एंड है स्ट्रॉ का, उसको नियर द सस्पेंडेड, जो पहले सस्पेंडेड स्ट्रॉ है उसके पास लाओ। मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। दोनों पीस जो है एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो क्या वो टच कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द suspended piece with the straw with the sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier in the paper near the free of the suspended straw. What do you observe now? अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें देखो, द रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट्स द अनदर स्ट्रॉ, लेकिन वो रिपेल कब कर रहे हैं, जब दोनों ही रब कर दिए गए पेपर के साथ, ठीक है। तो इस वाली फोर्स को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका चार्ज आता है उसके पास, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होने लग जाता है, ठीक है। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। So the force exerted by a charged body on another charged or an uncharged force is known as electrostatic force.
This force comes into the play even when the bodies are not in the contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force, क्योंकि इसमें भी भैया वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्योंकि उसने रब करा पेपर में, तो जब वो उसके पास ले गया तो वो अट्रैक्ट हो गया, और वो उसके पास है, वो उसके पास नहीं गया। तो ये भी कौन सी फोर्स हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई, और ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुई, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है ना। जब आप दोनों चीज़ को रब करके एक साथ ला रहे हो तो वो भी रिपेल कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, वो दूर भाग रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सी फोर्स है। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यू विल लर्न अबाउट मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई नो दैट मैनी ऑफ यू स्टूडेंट नो दैट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिर भी वी हैव टू टोल्ड यू, राइट। तो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स डियर स्टूडेंट्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? यू नो दैट द कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन स्टिप्स ऑफ योर हैंड। आपको पता है ना, जब आपके हाथ से गलती से पेन या कॉपी छूट जाती तो वो ज़मीन में ही गिरती है ना। तो आप वो कह रहे हैं लीव्स और फूड ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। जब लीव्स और पत्ते, सूखे पत्ते गिरते हैं वो भी ज़मीन में ही गिरते हैं। When they get detached from the plant, have you ever wondered why it is so? भाई क्यों वो ज़मीन में ही गिर रहे हैं, क्यों वो आसमान में ही नहीं झूम रहे? क्या कभी ऐसा सोचा है? When a coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move down. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. अभी तक कॉइन रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही उसे नीचे गिराया वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसका भी मोशन हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या इसमें कोई फोर्स उन्होंने लगाई भी नहीं फिर भी हो सकता है? विच फोर्स इट इज? द ऑब्जेक्ट और द थिंग्स फॉल डाउन द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। वो उन्हें खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये खींचती है अपनी तरफ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट में। जब आप जंप करते हो तब भी तो आप नीचे ही आते हो ना। उसके बाद फिर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. जैसे ही हम टैप खोलते हैं तो सीधे वाटर ज़मीन में ही गिरता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, water in the rivers flows downward due to the force of gravity. अब देखो, gravity is not just the property of earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. क्योंकि ये फोर्स में ही भैया कांटेक्ट वगैरह नहीं हो रहा है, इस फोर्स में भी वो अपनी तरफ खींच रही है, बस कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, टच भी नहीं कर रही वो उसको। इससे ये भी आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है। अभी तक तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा दिया स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर्स के बारे में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में। अभी तक हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर? अब हमें पता चलेगा कि भाई फोर्स और प्रेशर में क्या कोई रिलेशनशिप है। लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। तो आप कोई मतलब कील लो, उसको ऊपर से ठोको, कील ठोको। तो आपके डिड यू सक्सीड? क्या आपने कील ठोक दी? ट्राई टू पुश द अनदर नेल बाय द पॉइंटेड एंड। कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या आप इस टाइम कर पा रहे हो उसको? तो अगर आप उसको अपने हाथ से वुडन प्लैंक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, राइट। लेकिन अगर आप पॉइंटेड से कर रहे हो तो आप तुरंत कर ले रहे हो, है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया है। ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद द ब्लंट नाइफ एंड देन विद द शार्प नाइफ विच इज़ ईजियर। कभी कभी क्या होता है ना, आप वाला जो होता है चाकू यूज़ कर लेते हो, जो मतलब
जिसमें इतनी धार भी नहीं लगी है और बहुत ही हल्का कट करता है। लेकिन कभी कभी आप इतना शार्प चाकू यूज़ करते हो जिससे आपका तुरंत कट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, डिड यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, और फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल plays a role in making these tasks easier. The force acting on an unit area of a surface is called pressure. जो फोर्स यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस में एक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स, जितनी फोर्स है बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर कैसे निकलेगा, फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एट दिस stage we consider only those forces which act perpendicular to surface on which the pressure is computed, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। पहली को अब पता चल रहा है कि क्यों जो पोर्टर्स होते हैं वो अपने हेड में एक बहुत ही मोटा कपड़ा बांधे रहते हैं ताकि वो इतने सारी चीज़ें जो है लेके जाए। अब पता चला उसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट। वो ऐसी फोर्स है कि वो जितना फोर्स अपने ऊपर लग रहा है, मतलब जितना वो सामान अपने ऊपर रख रहे हैं, वो अपना वो उतना बड़ा सिर बना देते हैं, जिससे कि क्या होता है उसका वहीं का प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। By doing this they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load, ठीक है। तभी वो जब वो अपने सिर में इतना मोटा सा वो लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एरिया जो होता है ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड विद द हेड वो कम हो जाता है। डायरेक्ट हेड में नहीं लग रहा, वो पहले उस कपड़े में लग रहा है थोड़ा ऊपर तक, तो इससे क्या होता है उनका जो सिर का प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि वो ईजीली जो है ले जा जाते हैं ये हैवी गुड्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, note that the area is in the denominator in the above expression, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, सो द स्मॉलर एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अगर आपकी एरिया स्मॉलर है तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो उससे क्या होता है आपका जो होता है प्रेशर वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड। जब आप पॉइंटेड नेल को कर रहे हो टच तो उसका एरिया बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है और वो ईजीली अंदर घुस जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ पॉइंटेड दिस वी हैव रेड, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल और अ वुडन इनटू द वुडन प्लैंक, ठीक है। तो जो एरिया है, जो आपकी प्रेशर है सफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपकी जो नेल है वो वुडन प्लैंक जो है उसमें आराम से घुस जा रही है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर्स बैग आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट विद द थिन स्ट्रैप्स? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपका जो बैग होता है वो बहुत भारी होता है। अगर उसको आप लोग थिन स्ट्रैप से प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, थिन स्ट्रैप है विच मीन्स दैट एरिया इज़ वेरी लेस, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से आपके कंधे जो हैं वो झुक भी सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी डियर स्टूडेंट व्हाट इज रिटन,
and why the tools mean for cutting and bleaching always have sharp edges. शार्प एजेस इसलिए होते हैं ताकि उनके बीच का जो एरिया है वो घट जाए और उनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से हमारा काम और आसान हो जाए. डियर नेक्स्ट है, डू लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? हाउ डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स? क्या ये भी उसी में डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस. तो अब एक्टिविटी 8.8 पढ़ते हैं. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है या प्लास्टिक पाइप लेना है. द लेंथ ऑफ द पाइप और ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर शुड बी 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर. तो आपको थिन शीट लेनी है, गुड क्वालिटी रबर. से द रबर बैलून, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. ठीक है, आपको फुल टाइटली उसको स्ट्रेच करना है. उसके बाद होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग इट इन द वर्टिकल पोजिशन. तो आपको उसको मिडिल में हैंडल करना है, उसको वर्टिकल पोजिशन में रखना है. Ask one of your friend to pour some of the water in the. तो आपको अपने फ्रेंड को पूछना है ताकि थोड़ा सा वाटर जो है पाइप के अंदर डाले. डज द रबर शीट ब्लज आउट? तो क्या रबर शीट आपकी जो है बाहर आ जाती है? Note also that the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process few more times. Can you see the relationship between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of water column in the pipe? तो डियर स्टूडेंट देखो, ये एक्टिविटी बहुत ही आसान से आपको करनी है. ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे इस एक्टिविटी को. उसके बाद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ एन कॉलम. तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है अभी आपको अच्छी तरह अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से मैं आपको समझा देती हूँ एक बार इसको हिंदी में भी. तो डियर स्टूडेंट हो क्या रहा है, आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लिया है या आपने प्लास्टिक पाइप लिया है. जो लेंथ है पाइप की या ट्यूब की वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका डायमीटर अप टू कितना होना चाहिए? 7.5 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको एक थिन शीट लेनी है गुड क्वालिटी रबर की. तो आपको रबर बैलून स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली, आपको बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेच करना है. और फिर होल्ड द पाइप इन द मिडिल बाय कीपिंग इट इन द वर्टिकल पोजीशन. आप वर्टिकल पोजीशन में उसको रखेंगे. आपको एक अपने फ्रेंड से कहना है कि उसमें पानी डाल दो. डज द रबर शीट ब्लज आउट? मतलब आपको रबर शीट को यहाँ नीचे लगाना है जैसे इसने लगाई है. उसके बाद फिर उसने पानी डाल दिया तो क्या रबर शीट आपकी बाहर निकल के आ गई? ये बताओ डियर स्टूडेंट्स आप. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नोट दैट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. पोर सम मोर वाटर, आपको थोड़ा और वाटर डालना है. अगेन द ब्लज इन रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. वाटर कॉलम में हाइट कितनी हो गई वाटर की वो भी आपको देखनी है. तो पहले आपका जो था रबर शीट वो इतनी थी लेकिन अब वो फुल गई है ना डियर स्टूडेंट, देख रहे हो आप यहाँ पे. ठीक है, तो ये दिख रहा है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स इन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. उसके जो कॉलम की हाइट है उस पर वो डिपेंड करता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल. यू कैन टेक अ डिस्कार्ड वाटर और अ स्टॉफ्ड बॉटल. फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 8.50. ऐसा आपको लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या करना है. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है, पोर सम मोर वाटर इन द बोतल. अच्छा यहाँ से पढ़ी थी ना मैं तो. अब यहाँ पे देखो, यू कैन डू
So by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there any leakage, seal it with the molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 8 point. ऐसे आपको रबर शीट से इसको भी कवर अप कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब फिर क्या करना है आपको? Now fill the water bottle up to half of the water. What do you observe? Does the rubber sheet fixed to the glass tube budge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any changes in the budge of water sheet? जैसे जैसे आप पानी भरते जा रहे हैं, देख रहे हो आप, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से जो है आपका बैलून और बाहर को निकल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, note that a rubber sheet has been fixed on the side of the container and does not at the bottom. Does the budging of the rubber sheet in this case indicate that the water exert pressure in the side? Can we say that the liquid exert pressure on the wall of the container? हाँ भाई, हम बिल्कुल कह सकते हैं एक्टिविटीज़ करके। Do gases also exert pressure? Let us find out, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या देना है, एक छोटी ग्लास बोतल लेनी है। एक्टिविटी मैं ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको उसमें 4 होल्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसमें ढक्कन, उसमें पानी भर देना है। अब तो पानी गिरेगा, है ना, लेकिन पानी भर के आपको तुरंत उसमें ढक्कन लगा देना है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो होगा पानी गिरना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे पानी नीचे आ जाएगा। ऐसा कैसे हुआ भैया? I have seen the fountains of water coming out of the leaking joints or the holes in the pipes supplying water. Is it due to it is not due to the pressure exerted by water on the walls of pipe? तो अब देखते हैं, भूजों का ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था। When you inflate a balloon, why don't you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. What will you able to inflate it? जब भी बेटा आप बैलून फुलाते हो तो बैलून आपका फूलता है जब आप उसको फुलाते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी बैलून में होल्स होते हैं, तो जब आप उसमें हवा डालते हो तो उसकी सारी हवा तो बाहर आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, बैलून जो है आपका पिचक जाता है फिर से, है ना। Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has puncture? तो जब बाइसिकल का जो ट्यूब होता है, टायर होता है, जब वो पंचर हो जाता है तो आपने देखा है इसकी सारी हवा निकल जाती है और वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है ना। उसके बाद फिर डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल? क्या एयर भी एक्सर्ट करती है प्रेशर? So we find that the gases too exert pressure on the walls of container. Gases भी pressure exert करते हैं students. Next है हमारा atmospheric pressure. You know that the air all around us, this envelope of air is known as atmosphere. The atmospheric air extend up to many kilometers above the surface of earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. जो इस एयर का प्रेशर होता है exert, इसको हम कहते हैं atmospheric pressure. We know that the pressure is force per unit area. हमको पता है कि प्रेशर का क्या है, force by unit area. If we imagine a unit cylinder and very long cylinder standing on the filled with air, हमने एक सिलेंडर ले जो फिल्ड है एयर से, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। ग्रेविटी कहीं ना कहीं लगती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लेट अस गेट आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम उसके मैग्नीट्यूड्स के बारे में जानते हैं। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कैप, प्रेस द हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? तो ये देखो कुछ इस तरह आपको करना है, ठीक है। When you press the sucker, most of the air between the cup and the surface escape down. जब आप शक्कर को प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर एयर निकल जाती है।
लेकिन जब आप जो है sucker sticks the surface because of the pressure of atmosphere acts on it to pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. लेकिन उसके लिए आपकी जो फोर्स होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप उस सकर को उठा सको, है ना डियर स्टूडेंट्स. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इससे हमें पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या है. इन फैक्ट it will not be possible for any human being to pull off the sucker off the surface if there were no air in the between the sucker and the surface. वो पॉसिबल ही नहीं होता किसी के लिए भी उसे पुल करना अगर उसके बीच में एयर होती ही नहीं तो. Does it give an idea about how large the atmospheric pressure is? इससे आपको पता चल गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज है. The area of my head was 15 centimeter into 15 centimeter. How much force air will exert on my head? तो ये जो पूछ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखो, द फोर्स ड्यू टू एन एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट of an atmosphere and the area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of the gravity of an object mass 225 kg. तो इसका an object of mass कितना होगा, इसका ऑब्जेक्ट मतलब सिर का 225 kg, ठीक है, मतलब 225 ON. This is reason we are not crushed under the force of our gravity is that the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside. यही वजह है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे जो सिर का प्रेशर है ना 225 OL जो भी है, तो इससे क्या होता है आपका जो ग्रेविटी का प्रेशर होता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज तक ज़मीन में धंसे नहीं हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है, डिड यू नो ऑटो वॉन Guericke, a German scientist of the 17th century, invented the pump to exert air out of vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically that the force of air pressure. He joined two hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he soon employed the 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that is hemisphere could not pulled apart. तो ये तो बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है डियर स्टूडेंट, जिसमें इसने हॉर्स की हेल्प लेके एयर को जो है फोर्स करा है एयर प्रेशर में. तो डियर स्टूडेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप दैट डियर स्टूडेंट आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, जिससे कि हमें और सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के ले आएँ. थैंक यू डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू सो मच.